हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो, एकदम मस्त हो यार। तो बेटा, आपका जो क्लास 12th के दो बुक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आज की क्लास में हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली जो बुक है उसकी एक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरी इंडियन इको हम इस सीरीज में डन करेंगे और आज इंडियन इको की फर्स्ट क्लास है, दैट इज आपका चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 जो रहने वाला है वो रहेगा बेटा इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब आप जो है इस चैप्टर में इंडिया की इकोनॉमी के बारे में समझेंगे, कैसी इंडिया की इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसा था। बहुत सारी बातों में हमें चर्चा करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी बातें। लेकिन ये सारी जो बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं ये इंडिपेंडेंस से पहले की बात होगी। अगर आपको पता हो, आपकी बुक में जो डिवीजन है चैप्टर्स का वो ऐसे ही है। सबसे फर्स्ट चैप्टर में हम इंडिपेंडेंस से पहले यानी बिफोर 1947 इंडिया की इकोनॉमी को पढ़ेंगे। फिर सेकंड चैप्टर में हम 1947 के बाद और 1991 से पहले जो इंडिया की इकोनॉमी की हालत थी उसको स्टडी करेंगे। और थर्ड चैप्टर है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें हम 1991 के बाद फर्दर जो है उसको स्टडी करेंगे। तो आपके स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स तो ऐसे हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस बट बिफोर 1991, और थर्ड चैप्टर है आफ्टर 1991। तो 3 चैप्टर ऐसे सीरीज में चलेंगे बेटा। और आज हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस नाम से बता रहा है, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताएंगे। एट द जस्ट ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब 1947 से पहले क्या हालत थी इंडिया की इकोनॉमी की। और इस इंडियन इकोनॉमिक की सीरीज में मैं मोस्टली चैप्टर्स को बेटा कोशिश करूंगा 1 शॉट में ही क्लियर करने की, बट कुछ चैप्टर्स थोड़े बड़े हैं या मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहता, तो उनमें आपका 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे मैक्सिमम। बट कोशिश ये रहेगी 2 पार्ट से ज्यादा एक्सीड ना करें। हर एक चैप्टर मैक्सिमम एक सिंगल शॉट में या मैक्सिमम 2 पार्ट ए पार्ट बी में डिवीजन हो, और इस तरीके से हम सारे जितने भी चैप्टर्स हैं अपने इंडियन इको के वो डन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से। और चैप्टर नंबर 1 में मेन मुद्दे पे जाने से पहले मैं आपको कुछ छोटी मोटी बातें बताता हूं कि हमें देखना क्या है बेटा। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडिया की इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस, तो बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब अगर आपको पता हो बेटा, हमें ड्यूरेशन ये रही, यहां पे हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, यानी ये हो गया 1947 का ईयर। और अप्रोक्सीमेटली ये जो पीरियड चला था 200 साल तक उन्होंने राज करा था। मतलब यहां तो इंडिपेंडेंस मिल गई, यानी ये पीरियड स्टार्ट हुआ था 1757 में। 1757 में ब्रिटिशर्स आए थे और यहां से उन्होंने राज करना स्टार्ट कर दिया था। यहां से लेके इस पीरियड तक हम अंडर रूल चले थे। और ये पीरियड जो है, ये जो पीरियड है इसे बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड। इसे बोलते हैं क्या? कॉलोनियल पीरियड। अब देखो, बिफोर इंडिपेंडेंस जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 2 वर्ड में याद रखना। एक तो सबसे पहला उस टाइम पे कॉलोनियल रूल था। नंबर 2, उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी थी स्टैग्नेंट इकोनॉमी। क्या थी बेटा? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। 2 वर्ड पे ध्यान रखना, फिर से रिपीट कराओ। इंडिपेंडेंस से पहले मतलब जब इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल में था, उनके अंडर था, उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी 2 वर्ड से डिस्क्राइब होती है। पहला कॉलोनियल रूल, दूसरा स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इंडिया क्या था बेटा? एक तो कॉलोनियल रूल में था और दूसरा क्या था? स्टैग्नेंट इकोनॉमी था। मतलब जब इंडिपेंडेंस मिली थी उससे पहले। अब सर ये 2 टर्म का मतलब बताओ, कॉलोनियल रूल क्या होता है? नंबर 1 बेटा, कॉलोनियल रूल का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां पे 2 कंट्री होती है, कंट्री नंबर 1, कंट्री नंबर 2। एक कंट्री जो है वो होती है रूलर कंट्री, जो रूल करेगी, जो हेड है मतलब जो मास्टर है। और दूसरी जो कंट्री है वो उसकी सर्वेंट है, या आप सिंपल शब्दों में बोलो उसकी कॉलोनी है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 कंट्री है, कंट्री नंबर 1, कंट्री नंबर 2। कंट्री नंबर 1 जो है वो रूरल कंट्री, मास्टर कंट्री है। कंट्री नंबर 2 जो है वो रूरल की सर्वेंट है या उसकी कॉलोनी है। और जो रूरल कंट्री है वो कॉलोनी की सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिटरमाइन करेगा। मतलब कॉलोनी वाली सर्वेंट कंट्री में जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो कौन करेगा? रूरल कंट्री करेगी। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कॉलोनियल रूल। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा? कॉलोनियल रूल, जो इंडिया में था बिफोर इंडिपेंडेंस। तो कॉलोनियल रूल में आप समझ गए
कंट्री नंबर 1 है ब्रिटेन। ब्रिटेन हमारी जो है मास्टर रूरल कंट्री थी, इंडिया उसकी कॉलोनी थी, और इंडिया की सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिस्क्राइब और डिटरमाइन कौन करेगा? हमारी रूरल यानी ब्रिटेन की कंट्री। तो इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी में कंट्रोल किसका है? ब्रिटेन का। तो इसी सिस्टम को बोलते हैं कॉलोनियल रूल, और इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले कॉलोनियल रूल में ही चल रहा था। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार आप देख लीजिए प्लीज। कह रहे कॉलोनियल रूल में अ सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज इन विच वन कंट्री बीइंग द रूरल एंड अनदर बीइंग द कॉलोनी। तो एक कंट्री रूरल है, एक कंट्री कॉलोनी है, एंड द रूरल कंट्री डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ कॉलोनी। रूरल कंट्री डिटरमाइन करेगी इकोनॉमिक पॉलिसी किसकी बेटा? कॉलोनी की। इसे बोलते हैं कॉलोनियल रूल। और दूसरा है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया जो है एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी था। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब है बेटा एक ऐसी इकोनॉमी जो अपने ग्रोथ प्रोसेस में या तो रुक चुकी है या बहुत स्लो रेट से ग्रोथ कर रही है। आपको पता होगा जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने बहुत ज्यादा इंडिया की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करा, उससे अपने फायदे के लिए यूज करा, और इंडिया की ग्रोथ में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करा। उनका मेजर ये चीज थी कि इंडिया के रिसोर्स से हम जो डेवलपमेंट करेंगे वो ब्रिटेन की डेवलपमेंट करेंगे। तो उस टाइम पे जो ड्यूरेशन था कॉलोनियल रूल का, उस टाइम पे इंडिया अपने आप एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन गया, क्योंकि सारे रिसोर्सेज यूज हो रहे थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटेन। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से ग्रोथ प्रोसेस में रुक गई थी या बहुत स्लो डाउन हो गई थी। तो इसलिए इंडिया को बिफोर इंडिपेंडेंस बुलाए। नंबर 1 कॉलोनियल रूल था, नंबर 2 स्टैग्नेंट इकोनॉमी। दो चीजें बेटा क्या क्या बेटा जल्दी बोलो? कॉलोनियल रूल और स्टैग्नेंट इकोनॉमी। एकदम क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको बता दिया कि बिफोर इंडिपेंडेंस जो ये पीरियड था 1757 से 1947, ये जो पीरियड चला है अप्रोक्सीमेटली 200 साल। इन 200 सालों में इंडिया की दो चीजें याद रखना, कॉलोनियल रूल और स्टैग्नेंट इकोनॉमी। कॉलोनियल रूल में कितनी कंट्रीज होंगी बेटा? 2 कंट्रीज, जिसमें एक मास्टर है एक कॉलोनी है, और मास्टर कंट्री कॉलोनी की सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिटरमाइन करेगी। नंबर 2 स्टैग्नेंट इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो अपने ग्रोथ प्रोसेस में या तो स्टक हो चुकी है या बहुत स्लो तरीके से डेवलपमेंट कर रही है। ये होता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। डेफिनेशन देख लेना, इकोनॉमी विच स्टक और स्लो इन इट्स ग्रोथ प्रोसेस इज नोन एज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो इंडिया जो है वो कॉलोनियल रूल में भी था और स्टैग्नेंट इकोनॉमी भी था बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं सर। लेकिन अब हमें चैप्टर में पढ़ना है कि चलो ये तो है, अब और क्या क्या डेप्थ में बताओ। एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसा था, इस सेक्टर में कैसा था, ये हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। बट इसको पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल रूल कैसी थी। बिफोर कॉलोनियल रूल मतलब बेटा जब ब्रिटिशर्स आए ही नहीं थे। कॉलोनियल रूल तो कब स्टार्ट हुआ? 1757 से स्टार्ट हुआ था और 1947 में एंड हुआ था। इसके बाद कॉलोनियल रूल नहीं था, इससे पहले कॉलोनियल रूल नहीं था। तो वो यही बात कर रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी कॉलोनियल रूल से पहले कैसी थी, मतलब बिफोर 1757 जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो क्या इंडिया इतना ही अंडर डेवलप्ड स्टैग्नेंट कॉलोनियल ऐसा था क्या? आंसर इज नो। इंडिया बहुत अच्छी कंट्री था ब्रिटिशर्स के आने से पहले। अगर आपको याद हो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा था, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत था, गोल्ड बहुत था हमारी इकोनॉमी में, बहुत ज्यादा ट्रेड होता था, एग्रीकल्चर नेक्स्ट लेवल का था। तो यही सारी बातें हमें देखनी है कि बिफोर कॉलोनियल रूल इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। 5 पॉइंट आपके सामने जल्दी से रीड करेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिविंग और एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करता था सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में। सबसे पहला पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट है ये। लिविंग एंड एम्प्लॉयमेंट में कॉलोनियल रूल से पहले एम्प्लॉयमेंट और लिविंग के लिए सबसे ज्यादा डिपेंड करता था किस पे? एग्रीकल्चर पे। और जैसे ही ब्रिटिशर्स आए ना, उन्होंने यही फोकस करा कि इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत नेक्स्ट लेवल का है तो हम इसका बेनिफिट उठाएंगे, और उन्होंने एग्रीकल्चर को बहुत तगड़े लेवल पे एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करा। तो पॉइंट नंबर 1 लिविंग एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे। पॉइंट नंबर 2 बहुत ही ज्यादा फेमस था फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया बहुत फेमस था फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। फिर से ब्रिटिशर्स ने इसको देखा कि हमें अगर यहाँ पे अपना पैसा कमाना है तो हमें अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि हमें जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसे बिगाड़ना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि उन्होंने इंडस्ट्री की कैसे वाट लगाई, सब पढ़ेंगे। थर्ड, प्रोडक्शन होती थी फॉर सेल्फ कंजम्पशन ओनली।
बेटा क्रॉप्स जो होती है ना, क्रॉप्स याद रखना, दो तरह की क्रॉप्स होती है। एक होती है सेल्फ कंजम्पशन क्रॉप लाइक वीट, राइस, ये सब। एक होती है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? ऐसी क्रॉप जिन्हें आप इंडस्ट्री पर्पज से यूज करोगे और पैसा बहुत मिलता है, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, इंडिको हो गया, ये वो क्रॉप थी, इन्हें बोलते कैश क्रॉप। तो पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम बहुत ज्यादा ह्यूज स्केल पे सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन क्रॉप्स उगाते थे, मतलब इंडिया में कैश क्रॉप उगाने का कोई ट्रेंड नहीं था। फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने चेंजेस करे, जो भी करा वो हम देखेंगे अभी आगे चैप्टर में। बट अभी के लिए नंबर 1 लिविंग और एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड था? एग्रीकल्चर पे। नंबर 2 फेमस किसके लिए था बहुत ज्यादा? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए। नंबर 3 सेल्फ कंजम्पशन पर्पस के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था। इसके साथ साथ एक्सटेंसिव ट्रेड इन एशिया एंड यूरोप। एशिया एंड यूरोप की जो कंट्रीज थी उनमें एक्सटेंसिव ट्रेड, मतलब बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड होता था। ट्रेड मींस एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता था इंडिया का एशियन कंट्रीज के साथ एंड यूरोपियन कंट्रीज के साथ। और ब्रिटिशर्स के आने से ऑब्वियसली पहले इंडिपेंडेंट था, सेल्फ रिलायंट था, मतलब आत्मनिर्भर था, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता था, खुद करता था सारी चीजें। ये चीजें जो है, कैरेक्टरिस्टिक जो है, वो इंडियन इकोनॉमी की थी बिफोर कॉलोनियल रूल, मतलब जब कॉलोनियल रूल नहीं आया। फिर हमें पता है कॉलोनियल रूल से पहले ये था, फिर कॉलोनियल रूल जब आ गया तो इंडिया क्या बन गया? कॉलोनियल रूल आ गया, और साथ के साथ इंडिया क्या बन गया? स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन गया। और जैसे कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ उस पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा चेंजेस करे, उन्हें बोलते हैं रिफॉर्म्स। क्या बोलते हैं? रिफॉर्म्स करे बहुत ज्यादा। तो उन रिफॉर्म्स को इस चैप्टर में हमें बहुत डेप्थ में पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से आप चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए अब रेडी हो गए हो। मेरे हिसाब से ये एकदम क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर दूं बेटा, इंडिया में कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ 1757 से 1947 की ड्यूरेशन था। अब ये जो कॉलोनियल रूल है, इसको क्या, इसका मतलब क्या होता है कॉलोनियल रूल का? कॉलोनियल रूल का मतलब है दो कंट्रीज जिसमें एक कंट्री मास्टर या रूरल है, दूसरी कंट्री उसकी कॉलोनी या सर्वेंट है, और कॉलोनी की जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी है उस पर कंट्रोल कौन करेगा? रूरल कंट्री। इसे बोलते हैं कॉलोनियल रूल सिस्टम को। दूसरा, इंडिया स्टैग्नेंट इकोनॉमी था, मतलब अपने प्रोसेस में, ग्रोथ के प्रोसेस में रुक गया था या बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा था। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉलोनियल रूल आने से पहले इंडिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा था। उसके क्या पॉइंट्स थे? नंबर 1 एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था। नंबर 2 हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। नंबर 3 मैंने बताया सेल्फ कंजम्पशन क्रॉप्स सिर्फ उगाते थे, मतलब सिर्फ उगाया और अपना कंजम्पशन करा, किसी से कोई मतलब नहीं है। बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ट्रेड होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था एशिया एंड यूरोप में। और लास्ट इंडिपेंडेंट था, सेल्फ लैंड था। तो ये पोजीशन थी कॉलोनियल रूल से पहले। फिर जब ब्रिटिशर्स आ गए 1757 में, तो ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स वाले टाइम पे कॉलोनियल रूल और स्टैग्नेंट इकोनॉमी था। और क्या क्या चेंजेस ब्रिटिशर्स ने करे वो भी इस चैप्टर में हमें डेप्थ में पढ़ने हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। अब आगे हम बढ़ेंगे बेटा, अब आगे बढ़ेंगे। आप मेरे साथ समझने की कोशिश करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। देखना बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगला जो टॉपिक है उसमें हमें समझना है, अगले टॉपिक में हमें समझना है इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि जैसे ही कॉलोनियल रूल आया, यानी 1757 से लेके इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 में, तो इस ड्यूरेशन में इंडिया की पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस आए, इंडिया की पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस आए, ये आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, यही पढ़ना है बस। अब समझो, जैसे ही कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ तो हमारी कंट्री में अब रूल कौन कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट? सर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्वियसली। तो जैसे ही कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आते ही कुछ रूल्स को, कुछ पॉलिसीज को चेंज करा, उसे बोलते हैं रिफॉर्म्स। क्या बोलते हैं बेटा? रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स क्यों? रिफॉर्म्स वर्ड ओरिजिनेट हुआ है रिफॉर्मेशन से। तो इंडियन गवर्नमेंट हटी, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, 200 साल इस पूरे टेरियर में ब्रिटिश गवर्नमेंट आई। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली, उन्हें इंडिया की कोई डेवलपमेंट करनी नहीं थी, उन्हें इंडिया की रिसोर्स का यूज करके अपनी डेवलपमेंट करनी थी। और ये करने के लिए उन्होंने ये देखा कि हमें जो है
पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा, पॉलिसीज को रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हमें यही देखना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की इकोनॉमी में क्या क्या रिफॉर्म्स करे, और ये जो रिफॉर्म्स रहने वाले हैं बेटा, ये आप याद रखिएगा, ये रिफॉर्म्स हमें 5 सेक्टर में पढ़ने हैं। मतलब 5 टाइप से रिफॉर्म्स हुए। आप थोड़ा सा ऐसे ही बना लीजिए ध्यान से। 5 सेक्टर्स में हमें पढ़ना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और लास्ट नंबर 5। सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे ही आई, उन्होंने सबसे पहला सेक्टर जिसे फोकस करा वो था बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे पहला सेक्टर जो रहने वाला है, हमें स्टडी करना है, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। इनमें रिफॉर्म्स लाए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। देखा भाई, इंडिया जो है मेजॉरिटी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, तो अगर हमने एग्रीकल्चर की वाट लगा दी तो इंडिया की वैसे ही वाट लग जाएगी भाई, और दब जाएगा इंडिया। तो उन्होंने सबसे पहले जो पॉलिसीज को चेंज करा वो स्टार्ट करा एग्रीकल्चर सेक्टर पे। फिर सेकंड, जब उन्होंने एग्रीकल्चर की वाट लगा दी, उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने देखा था, इंडिया फेमस था फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो बेटा सेकंड उन्होंने जो रिफॉर्म स्टार्ट करे वो उन्होंने करे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। सेकंड रिफॉर्म स्टार्ट हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और इसमें इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंजेस करना स्टार्ट करा। ठीक है, उसके बाद थर्ड सेक्टर जो हमें पढ़ना है, दैट इज, हमने देखा था इंडिया एक्सटेंसिव ट्रेड करता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत करता था, किसमें, एशिया एंड यूरोपियन कंट्रीज में। तो थर्ड सेक्टर जिसमें उन्होंने चेंज करा ब्रिटिशर्स ने, वो है फॉरेन ट्रेड सेक्टर। फॉरेन ट्रेड सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए हो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो आपको स्टडी करना है, ये कोई चेंजेस नहीं है, ये थोड़ा नॉर्मल पॉइंट है, वो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये फोर्थ हेडिंग है जो हमें पढ़नी है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट जो हम देखेंगे, दैट इज पॉइंट नंबर 5, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज करा। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये लास्ट हेडिंग है। तो बेसिकली इस चैप्टर में अगर आप देखो, हमें 5 सेक्टर्स में रिफॉर्म्स देखने हैं। ये है रिफॉर्म्स। बेटा ये कौन से रिफॉर्म्स है, ये कौन से रिफॉर्म्स है? ये वो रिफॉर्म्स है जो इस ड्यूरेशन में हुए हैं, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले हुए हैं। ये रिफॉर्म्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करे थे। सर ऐसा क्यों बार बार क्यों बोल रहे हो बेटा? समझो, सेकंड चैप्टर में जब आप जाओगे, सेकंड चैप्टर में आपको फिर से रिफॉर्म्स पढ़ाऊंगा, फिर से सेम मैं बोलूंगा रिफॉर्म स्टार्ट करो भाई। रिफॉर्म्स कैसे होते हैं? सबसे पहले दोबारा से एग्रीकल्चर सेक्टर में। अरे लेकिन सेकंड चैप्टर में जो रिफॉर्म हुए हैं वो आफ्टर इंडिपेंडेंस हुए, और आफ्टर इंडिपेंडेंस होने का मतलब है उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं, उन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया। क्यों बनाया इंडियन गवर्नमेंट ने? क्योंकि भाई ये जो पॉलिसी चल रही थी तो ब्रिटिशर्स ने बना दी। 1947 में ब्रिटिशर्स चलेगा, इंडियन गवर्नमेंट आ गई। अब इंडियन गवर्नमेंट ने देखा भाई ये तो हमारे बैंड बजा रहे हैं सारे पॉलिसीज, तो हमें इन पॉलिसीज को दोबारा से रिफॉर्म करना पड़ेगा, रिफॉर्मेशन, और फिर दोबारा से एक और रिफॉर्म्स आए। लेकिन वो रिफॉर्म सेकंड चैप्टर में थे, और वो रिफॉर्म्स है आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहां पे इन रिफॉर्म में जो गड़बड़ थी उन्हें डिलीट करा और नई पॉलिसीज को लाया गया सेकंड चैप्टर में। फिर थर्ड चैप्टर में जो सेकंड चैप्टर में गलती थी उसे थर्ड चैप्टर में करेक्ट करा। तो इस तरीके से आपके चैप्टर डिवाइडेड है, और इस तरीके से हमें पढ़ना है। तो आपको क्वेश्चन आएगा एग्रीकल्चर सेक्टर को बताइए। अब एग्रीकल्चर सेक्टर 3 चैप्टर में अलग अलग है, आपको बड़े ध्यान से फोकस करना है कि कौन से टाइम का एग्रीकल्चर सेक्टर है। अगर बिफोर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर पूछ रहा है तो बेटा फिर यहाँ पे इसके पॉइंट्स आएंगे। अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछ रहा है तो फिर सेकंड चैप्टर के आएंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। अगर बिफोर इंडिपेंडेंस पूछ रहा है फिर ये वाली बात कर रहा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछ रहा है सेकंड चैप्टर की, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 तो थर्ड चैप्टर हो गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब ये जो है हमारा पूरा चैप्टर है, इसी फ्लो में हम चैप्टर को पढ़ेंगे। हमने टॉपिक मेन हेडिंग क्या चल रही है? इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब इस पीरियड में इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। अब इस पीरियड में जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने 5 जगह पे चेंजेस करना स्टार्ट करा, रिफॉर्म्स बनाए। सबसे पहला एग्रीकल्चर सेक्टर, इसको स्टडी करेंगे आप इंडिविजुअली। इसको पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस करे, फिर फॉरेन ट्रेड सेक्टर में क्या क्या चेंजेस करे, देन डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर को देखेंगे, और लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रिटिशर्स ने क्या क्या चेंज करे। बट हमेशा याद रखेंगे, फर्स्ट चैप्टर में ब्रिटिशर्स ने जितनी भी पॉलिसीज को रिफॉर्म करा वो सारे इंडिया के बेनिफिट के लिए करे या अपने बेनिफिट के लिए? सर अपने बेनिफिट के लिए।
तो इन सारी पॉलिसीज में ऐसे चेंजेस हुए जिससे इंडिया की इकोनॉमी की बैंड बजे, एग्रीकल्चर की बैंड बजा दी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बैंड बजा दी, और इस तरीके से बैंड बजाई कि इंडिया की बैंड बजे और उसका कंप्लीट बेनिफिट जो है वो ब्रिटिशर्स को मिले। तो उन्होंने पॉलिसीज को ऐसे चेंज करा जानबूझ के। क्लियर है? तो बेटा अभी हमें ये सारे पढ़ने हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, फिर हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे सारे। पहले आप सबसे पहले हेडिंग डालो एग्रीकल्चर सेक्टर, जल्दी से एग्रीकल्चर सेक्टर हेडिंग डालो जल्दी से भाई, फटाफट। चलिए बेटा, तो हमने अभी तक ये तो देख लिया कि कॉलोनियल रूल क्या है, स्टेगनेंट इकोनॉमी क्या है। उसके बाद हमने ये देख लिया कि हमारा जो है आपका जो बिफोर कॉलोनियल रूल की सिचुएशन जो है वो बहुत सही थी इंडिया के लिए। इंडिया एग्रीकल्चर बहुत अच्छे लेवल पे कर रहा था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, एक्सटेंसिव ट्रेड करता था एशिया एंड यूरोप कंट्री में, सेल्फ कंजम्पशन क्रॉप उगाता था, कैश क्रॉप्स को नहीं उगाता था, इंडिपेंडेंट था, सेल्फ लैंड था। फिर जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो बेटा ब्रिटिशर्स ने एक एक करके बैंड बजाना स्टार्ट करा, ढोल जगीरोजा कर दिया पूरा। और ये जो बैंड बजाना स्टार्ट करा था इन्होंने, ये डिफरेंट सेक्टर में करा था। हमें एक एक सेक्टर को आराम से उठाना है। और ब्रिटिशर्स ने जो सबसे पहला सेक्टर उठाया, उन्होंने देखा, पहले याद करो बिफोर कॉलोनियल रूल इंडिया मेजर इंप्लॉयमेंट के लिए डिपेंड था एग्रीकल्चर पे। तो ब्रिटिशर्स ने ये फोकस करा कि अगर हमें इंडिया पे नेक्स्ट लेवल पे रूल करना है तो हम एक काम करते हैं, हम एग्रीकल्चर सेक्टर की वाट लगा देते हैं। जब एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बैंड बच जाएगी तो उनका, इंडिया का मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिगड़ जाएगा। और जब एम्प्लॉयमेंट का मेजर सोर्स ही बिगड़ गया एग्रीकल्चर, तो वो हमारे कॉलोनी ही बनेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें हम आराम से फिर रूल कर पाएंगे, उनके पास नौकरियां होंगी नहीं और हम उन्हें नौकरियां देंगे। हाँ, हम बन जाएंगे मालिक, वो बन जाएंगे नौकर। ये उनका कॉन्सेप्ट था। और एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग है एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। फिर इंडस्ट्री करेंगे, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ऑक्यूपेशन सेक्टर, और लास्ट आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरीके से चैप्टर चलेगा। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल की, तो 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर से रिपीट करो, ये एग्रीकल्चर सेक्टर कब का है? सर बिफोर इंडिपेंडेंस। सर बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब 1947 से पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत ये थी। पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट कर दे बेटा। पॉइंट नंबर 1 है दैट इज लैंड टेन्योर सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। पहला पॉइंट लैंड टेन्योर सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। अब इसको समझना थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इसे आप मार्क कर लीजिए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली बात तो इसे मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लैंड टेन्योर सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या था मैं आपको 2 मिनट में बता दूं फटाफट। पहले होता क्या था बेटा, पहले इस सिस्टम से पहले नॉर्मल बता रहा हूं, ये एक लैंड है, ये लैंड इस फार्मर का है, ये फार्मर है। अब होता क्या था, ये जो फार्मर है, फार्मर ही इस लैंड का ओनर है, प्लस फार्मर ही इस लैंड का टिलर है। कॉन्सेप्ट समझना। लैंड इससे, इस जमींदारी सिस्टम या लैंड टेन्योर सिस्टम से पहले एक लैंड फार्मर का है, फार्मर उस लैंड का ओनर एंड टिलर है। क्या है बेटा? ओनर एंड टिलर। ओनर का मतलब मालिक भी है और टिलर मतलब वो ही उस पर मेहनत करता है, काम करता है और प्रोडक्शन का पार्ट लेता है। अब समझो, क्योंकि वो ओनर और टिलर दोनों है, तो इस लैंड पे जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सारा का सारा प्रोडक्शन किसको बिलोंग करेगा? फार्मर को। मतलब मान लीजिए लैंड पे 100 किलो राइस होगा तो 100 किलो राइस किसका है? फार्मर का। कोई दिक्कत नहीं है, फार्मर एकदम खुश है, मोटिवेटेड है। मोटिवेटेड कैसे है? उसे पता है अगर मैं, क्योंकि मैं ओनर और टिलर खुद हूं, तो मैं जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा मुझे आउटपुट ज्यादा मिलेगा। अगर मैंने मेहनत करी और प्रोडक्शन 100 से 120 किलो हो गया तो मुझे, मेरे फायदा है ना, मेरा बेनिफिट है भाई, प्रोडक्शन ज्यादा मिल रहा है। तो ये सिस्टम था पहले। अब ब्रिटिशर्स जैसे ही आए तो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा जिसे बोलते हैं जमींदारी सिस्टम, विच इज ऑल्सो नोन एज लैंड टेन्योर सिस्टम। जहां पे ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप जो फार्मर ओनर एंड टिलर है, आज के बाद, इस सिस्टम के बाद आप जो है ओनर ऑफ द लैंड नहीं रहेंगे। ओनर ऑफ द लैंड नहीं रहेंगे मतलब बेटा उन्होंने ऐसे करा, उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया है, फॉर एग्जांपल ये बहुत बड़ा एरिया है। अब इस एरिया में मल्टीपल फार्मर्स है, फार्मर ए है, फार्मर बी है, बहुत सारे फार्मर्स हैं इस एरिया में। सबके पास लैंड है, सब उस लैंड के ओनर टिलर दोनों है। अब हर एक फार्मर से उसके लैंड की ओनरशिप ले ली
और उस ओनरशिप को एक अलग सेपरेट पर्सन को दे दिया, जिसे नाम दिया गया जमींदार। जिसे नाम दिया गया जमींदार। जमींदार एक ऐसा व्यक्ति था जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा था हर एक एरिया के लिए। हर एक एरिया मतलब एक पर्टिकुलर एरिया बता दिया, उस एरिया का जमींदार ये है। अब उस एरिया में जितने भी लैंड है, उन सारे लैंड की जो ओनरशिप है वो जमींदार के पास आ गई। मतलब पहले जो फार्मर ओनर प्लस टिलर दोनों था, अब क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर होके फार्मर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार को दे दी, तो अब ये सिचुएशन है कि एक एरिया में जो जमींदार है वो पूरे लैंड का ओनर है, और हर लैंड पे एक फार्मर लगा है जो सिर्फ लैंड का टिलर है। टिलर मतलब जो वहां पे काम करेगा, प्रोडक्शन निकालेगा। अब होने क्या लग गया, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एरिया का जमींदार हूं, 10 फार्मर मेरे अंडर है, सारे लैंड का ओनर मैं हूं, हर एक फार्मर वहां पे काम कर रहा है, टोटल प्रोडक्शन मेरे को दे रहा है, क्योंकि ओनर तो मैं हूं, तो टोटल प्रोडक्शन जो भी आ रही है मेरे को आ रही है। अब उस टोटल प्रोडक्शन में से जमींदार कुछ परसेंटेज कमीशन अपना रखता था, लेट्स अज्यूम 30%, 50% लेट्स अज्यूम वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एज लगान देता था। लगान मूवी आपने देखी होगी, टैक्स काइंड ऑफ देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और रिमेनिंग जो 20% है, छोटा सा पार्ट, वो फार्मर को एज वेजेस मिल रहा था। आप प्रॉब्लम समझो बेटा, कितनी गड़बड़ वाली बात है। मतलब फार्मर का लैंड उसका है, मेहनत वो कर रहा है, और पहले उसे पूरा प्रोडक्शन खुद मिलता था, वो बहुत अच्छा था, मोटिवेटेड था, लेकिन अब उसे सिर्फ प्रोडक्शन का कुछ मिनिमम सा परसेंटेज मिल रहा है, क्योंकि मेजर पार्ट पहले एज लगान उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है, फिर उसे जमींदार अपना पोर्शन कुछ रखेगा, और फिर बचा कुचा जो है फार्मर के पास जाएगा। तो इस सिस्टम को बोला गया लैंड टेन्योर सिस्टम और जमींदारी सिस्टम, जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हर एरिया में एक जमींदार को अपॉइंट करा, जहां पे ओनरशिप ऑफ द लैंड फार्मर से लेके ब्रिटिशर्स ने जमींदार को दे दी। जमींदार बेसिकली सारे फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करता था और लगान की फॉर्म में ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था, कुछ कमीशन अपने पास रखता था, और कुछ एज वेजेस फार्मर को देता था। इससे पंगा ये हो गया था कि जो फार्मर थे वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गए थे, क्योंकि पहले ये होता था वो जितना भी प्रोडक्शन करेंगे खुद रखेंगे, लेकिन अब ये हो रहा था कि वो कितनी भी मेहनत करे या कितना भी काम करे, उन्हें पता है कि उन्हें एक नॉमिनल सा पार्ट मिलना है, हमें कोई बेनिफिट मिलना नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गए थे इस चीज से, राइट। तो ये था आपका लैंड टेन्योर सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। अब यहां पे ये आपके पास लैंड टेन्योर सिस्टम और जमींदारी सिस्टम है, इसके सारे पॉइंट्स है, नोटिंग ऑल्दो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा पीडीएफ का, उसमें पूरे समराइज नोट हर चैप्टर के यूनिट 1 2 3 4 सबके में लगाता चलूंगा। तो इस वीडियो में नीचे आपको पूरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे समराइज फॉर्म में, फुल फ्लेज नोट्स नहीं है वो समराइज फॉर्म है, बट आप उसे भी पढ़ लोगे तो आपका बहुत मतलब 80 to 90 कंटेंट उसमें सारा कवर है, बट मेजॉरिटी में बहुत डेप्थ में नहीं है, ऊपर से सब कुछ कवर है। बाकी नोट्स में यहाँ पे बनवा ही रहा हूँ, अगर आपको ये लिख रहे हो साथ में बहुत अच्छी बात है, वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा लिखो, बट अगर आपको पूरा फुल फ्लेज नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देख लो लैंड टेन्योर सिस्टम और जमींदारी सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे से पढ़ लेना। ओवरव्यू में देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है ओनरशिप राइट ऑफ लैंड वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फार्मर्स टू जमींदार। पहले लैंड का ओनर टिलर कौन था? फार्मर, लेकिन अब ओनरशिप राइट को फार्मर से लेके किसको दे दिया? जमींदार को। मतलब अब ओनर है जमींदार और टिलर है फार्मर, ये सिचुएशन हो गई। जमींदार कौन है? जमींदार वाज अ पर्सन वो कलेक्ट्स रेवेन्यू मतलब क्या? प्रोडक्शन सारे फार्मर से कलेक्ट करता था, फ्रॉम फार्मर्स इन फॉर्म ऑफ लगान। सब फार्मर से एज रेवेन्यू वो कलेक्ट करता था सारी प्रोडक्शन, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था, अपनी कमीशन रखता था। फार्मर्स के साथ बहुत ज्यादा मतलब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, बहुत मेहनत करवा रहे थे, लेकिन दिक्कत हो रही थी, उनको इतना फल नहीं मिल रहा था। और लास्ट पॉइंट, इंक्रीज हो गया था क्या? गैप ऑफ इनकम बिटवीन ओनर एंड टिलर। अब देखो ओनर कौन है? ओनर है जमींदार। टिलर कौन है? टिलर है फार्मर। वो कह रहे हैं जमींदार और फार्मर के बीच में जो इनकम का गैप है वो इंक्रीज हो गया। इसका मतलब जो ओनर है यानी जमींदार, वो बिना मेहनत के भी अमीर हुए जा रहा है, और फार्मर इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा रहा है, उसमें अपनी मेहनत है, उसमें अपनी कॉस्ट लगा रहा है, और फिर भी उसे बहुत नॉमिनल सा रेवेन्यू मिल रहा है। तो देखो अमीर जो है जमींदार वो अमीर हो रहा है, और फार्मर और ज्यादा गरीब हो रहा है। तो जो ओनर और टिलर के बीच में इनकम का गैप है वो इंक्रीज होने लग गया। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1, दैट इज लैंड टेन्योर सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। मैं फिर से रिपीट कर दूं बेटा, इस सिस्टम में आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फार्मर से ओनरशिप राइट छीन के जमींदार को दे दिए। जमींदार एक व्यक्ति था जो फार्मर से उनकी रेवेन्यू कलेक्ट करता था,
और एज लगान ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करता था, अपने पास कुछ कमीशन रखता था और कुछ नॉमिनल सा पार्ट फार्मर के पास रह जाता था। इससे मेजर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो गैप बिटवीन ओनर एंड टिलर है, मतलब फार्मर एंड जमींदार, वो इंक्रीज हो रहा था। फार्मर बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड थे क्योंकि उन्हें उनकी मेहनत जितना फल नहीं मिल रहा था, दैट इज फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था बहुत ज्यादा। ये सिचुएशन थी लैंड टेन्योर सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। पहला पॉइंट होता है डन। अब एग्रीकल्चर में सेकंड पॉइंट आओ। सेकंड पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले देखो, पहला वर्ड है फोर्स। फोर्स का मतलब फार्मर पे दबाव डाला जा रहा था, मर्जी से नहीं, फोर्सफुली। फोर्सफुली ब्रिटिश गवर्नमेंट दबाव डाली थी फार्मर्स पे कि आप फोर्सफुली काम करो। सर कौन सा काम? फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सर क्या मतलब है इसका? बेटा अगर आपको पहले याद हो, जैसे इंडिया जो है बिफोर कॉलोनियल रूल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, वैसे ही मैंने आपको बोला था इंडिया सेल्फ कंजम्पशन क्रॉप उगाता था या कैश क्रॉप? पहले सेल्फ कंजम्पशन या कैश क्रॉप? सर सेल्फ कंजम्पशन। आपने लिखवाया सर, वो 5 पॉइंट्स में लिखा था, थर्ड या फोर्थ पॉइंट था कि प्रोडक्शन होती थी फॉर सेल्फ कंजम्पशन ओनली, मतलब व्हीट, राइस, ऐसी क्रॉप्स उगाते थे जिन्हें आप कंज्यूम कर पाओ पहले। अब जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला यार ये तो चावल और गेहूं उगा रहे हैं, उगा के खुद कंज्यूम कर लेंगे, क्या इसमें बेनिफिट क्या है हमारा? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फोर्स किया फार्मर्स को कि आप एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करो। कमर्शियलाइज करने का मतलब है कि आप सेल्फ कंजम्पशन क्रॉप को शिफ्ट करके ट्रांसफर करो और क्या प्रोड्यूस करो? कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप का मतलब है वो क्रॉप्स जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज होके आप गुड्स बना सकते हो। जैसे कॉटन है, अब कॉटन आपने उगाया, फार्मर ने उगा दिया कॉटन, ये क्या है? कैश क्रॉप। अब रॉ मटेरियल लगेगा, इंडस्ट्री में जाएगा और उससे आप कॉटन की शर्ट बना लो। जूट हो गया, इंडिगो हो गया, मतलब बहुत सारी ऐसी क्रॉप है जो कैश क्रॉप्स होती है, जो इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज होती है। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स को फोर्स करा कि आप सेल्फ कंजम्पशन क्रॉप को क्विट करो, छोड़ दो और उसकी जगह शिफ्ट करिए किस पे? कैश क्रॉप पे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऐसे बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अब यहां पे पंगा ये हो रहा था कि फार्मर्स ने मना करा कि भाई हम तो अपना सेल्फ कंजम्पशन बढ़िया उगा रहे हैं, हमें कैश क्रॉप की कोई जरूरत नहीं, हम तो भैया सही है। तो जो फार्मर्स नहीं माने, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट एक छोटी सी चाल चली। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फार्मर्स को लालच देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम इंक्रीज कर दी। मतलब लेट्स अज्यूम सेल्फ कंजम्पशन में 100 किलो राइस उगते थे, तो गवर्नमेंट ने बोला था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि फार्मर को 20% शेयर मिलेगा बस, बाकी 30% जमींदार को और बाकी 50% आपको लगान देना है। लेट्स अज्यूम ऐसा है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा अगर आप सेल्फ कंजम्पशन की जगह कैश क्रॉप उगाओगे तो आपको 20% की जगह हम 40% देंगे। अब समझो, उन्हें इनकम डबल हो गई फार्मर्स के लिए। तो फार्मर खुश हो रहा है कि भैया हमें तो 100 रुपए 500 रुपए का बेनिफिट हो गया, हमें तो फायदा हो गया, बहुत खुश हो रहा है। लेकिन फार्मर को यही नॉलेज नहीं है कि जो कैश क्रॉप वो उगा रहे हैं उसकी इंटरनेशनल मार्केट में एज रॉ मटेरियल बहुत हाई वैल्यू है। अब ब्रिटिशर्स ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम का लालच देके फार्मर से उगा लिया, और जैसे वो उगा तो ब्रिटिशर्स उसे ले जाते थे वहां पे अपनी जगह पे, अपने एरिया में, वहां पे इंडस्ट्रीज से उसे रॉ मटेरियल का यूज करके बढ़िया बढ़िया फिनिश गुड्स बनाते थे और इंडिया और अदर कंट्रीज में बहुत महंगी प्राइसेस पे बेचते थे। तो ऐसे बेनिफिट उठा रहे थे वो इंडिया के एग्रीकल्चर का। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, कह रहा है ब्रिटिशर्स ने क्या करा? फोर्स करा फार्मर को टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स। बेटा कैश क्रॉप्स में आप समझ लो कॉटन हो गया, जूट हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हो गया इंडिगो। इंडिगो जो नील होता है। अब इंडिगो में बहुत पंगे होता है। इंडिगो में ना जो प्रोडक्शन का टाइम होता है वो बहुत लंबा होता है। मतलब नॉर्मली अगर आपको 2-4 महीने लग रहे हैं तो इंडिगो की प्रोडक्शन में 8-9 महीने लगते हैं उगने में। प्लस जब इंडिगो आप उगाते हो तो इंडिगो उगाने के बाद जो जमीन है उसकी फर्टिलिटी एकदम खराब हो जाती है। फार्मर्स को ये बातें बाद में समझ आई, पहले तो उन्होंने उगा दिया इंडिगो ब्रिटिशर्स के कहने पे, बाद में उन्होंने देखा तो उनकी जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है वो खराब होने लग गई। आप उसके बाद उसमें कुछ उगा ही नहीं पा रहे, तो बाद में फार्मर्स ने बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। फार्मर ने बहुत, मतलब ये बहुत ह्यूज इशू बन गया था बाद में। फिर जैसे तैसे वो एग्रीमेंट्स को कैंसिल करवाया था, हिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है सब, बट हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना, हमें तो इतना याद रखना है बस। ठीक है, तो कैश क्रॉप पे शिफ्ट करवाया। कह रहा है एक्स्ट्रा प्राइस। अब फार्मर्स क्यों जाएंगे? उन्हें बेनिफिट दिया एक्स्ट्रा प्राइस टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला अगर आप सेल्फ कंजम्पशन की जगह कैश क्रॉप उगाओगे तो हम आपको एक्स्ट्रा प्राइस देंगे। और कह रहा है ब्रिटिशर्स यूज देम एज रॉ मटेरियल
इन देयर इंडस्ट्रीज। ब्रिटिशर्स उस रॉ मटेरियल कॉटन, जूट, इंडिगो को लेते थे, अपनी इंडस्ट्रीज में जाते थे, फिनिश गुड्स बनाते थे और उसे बहुत महंगे प्राइसेस में वापस इंडिया और अदर कंट्रीज में बेचते थे। तो अगर आप नोटिस करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में 2 पॉइंट हमने डन कर लिए। सबसे पहला लैंड टेन्योर सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। पॉइंट नंबर 2 फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें गवर्नमेंट ने सेल्फ कंजम्पशन से शिफ्ट कराया था कैश क्रॉप पे। कैश क्रॉप बेसिकली बहुत ऐसी क्रॉप है जो इंडस्ट्रीज में यूज होती है। कैश क्रॉप जो है उनको उगाने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक्स्ट्रा प्राइजेस का लालच दिया और वो उसे यूज करते थे रॉ मटेरियल की तरह अपनी इंडस्ट्रीज में। आई होप 2 पॉइंट एकदम क्लियर है। बढ़ते बढ़ते पॉइंट नंबर 3 पे, दैट इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब देखो समझो, कह रहा है लो लेवल किसका है? प्रोडक्टिविटी का। पहले तो आप 2 टर्म के बीच में डिफरेंस समझो। 2 टर्म्स होती है, 2 टर्म्स। एक होती है प्रोडक्शन और एक होती है प्रोडक्टिविटी। एक होती है प्रोडक्शन, एक होती है प्रोडक्टिविटी। यहां पे बात हो रही है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? बड़ा समझो, अगर मेरे पास एक लैंड है, मान लीजिए लैंड है 5 हेक्टेयर का, हेक्टेयर में लैंड है, 5 हेक्टेयर का लैंड है। अब इस 5 हेक्टेयर के लैंड पे फार्मर ने प्रोडक्शन स्टार्ट करा और प्रोडक्शन जो है वो है 200 केजी। 200 केजी जो प्रोडक्शन है, दिस इज प्रोडक्शन। 200 केजी का प्रोडक्शन कि पूरे लैंड में इतना प्रोडक्शन हुआ है। जो भी टोटल आउटपुट निकलेगा, जो भी क्या निकलेगा, टोटल आउटपुट, वो होगा प्रोडक्शन। अब इस प्रोडक्शन को करने में आपने कितना हेक्टेयर लैंड लगाया? सर 200 केजी प्रोडक्शन हो रहा है इन 5 हेक्टेयर लैंड। तो बेटा प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आप 200 केजी प्रोडक्शन लीजिए, उसे डिवाइड कीजिए जितना भी टोटल लैंड अवेलेबल है, तो आएगा 40 केजी पर हेक्टेयर। दिस इज योर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है प्रोडक्शन पर हेक्टेयर। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या? प्रोडक्शन पर हेक्टेयर। और जब भी आपको कोई कंपैरिजन करनी हो ना, परफॉर्मेंस मेजर करनी हो, तो प्रोडक्शन चेक नहीं होता, प्रोडक्टिविटी चेक होता है। सर मतलब बेटा देखो, एक बंदा यहां पे, एक बंदा यहां पे, 2 फार्मर्स है। पहला फार्मर जो है वो 200 केजी उगा रहा है, प्रोडक्शन 200 केजी उगा रहा है, और सेकेंड फार्मर जो है वो 30 केजी उगा रहा है। अब बताओ मुझे दोनों में से अच्छा कौन है? आप कहोगे सर दोनों में से फार्मर है अच्छा है, 200 केजी प्रोडक्शन करा है, ये 30 केजी, ये तो कुछ है ही नहीं इसके सामने, ये बहुत बेस्ट है। अब समझो, ये 200 केजी जो उगा रहा है, इसे उगाने के लिए ये 10 हेक्टेयर का लैंड है इसके पास। मतलब ये 10 हेक्टेयर में 200 किलो उगा रहा है और ये 30 किलो उगा रहा है सिर्फ 1 हेक्टेयर के लैंड में। तो आपने प्रोडक्शन वाइज देखोगे तो प्रोडक्शन तो इसकी अच्छी हो रही है। अब प्रोडक्टिविटी वाइज देखो, ये 200 किलो उगा रहा है 10 हेक्टेयर में, तो पर हेक्टेयर इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? 20 केजी पर हेक्टेयर। और ये 1 हेक्टेयर में 30 केजी उगा रहा है, इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है? 30 केजी पर हेक्टेयर। प्रोडक्टिविटी किसकी बेटर है? ए बी की। इसका मतलब अगर बी जो है उसे मैं 10 हेक्टेयर का लैंड दे दूं तो वो 200 केजी की जगह 300 केजी उगा पाएगा। तो जब भी आपको मेजरमेंट करनी हो, आप प्रोडक्शन को मेजर नहीं करोगे, आप प्रोडक्टिविटी से परफॉर्मेंस मेजर करते हो, राइट? तो यहां पे पहली बात मेरे हिसाब से क्लियर है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। यहां पे बात हो रही है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी की बिफोर इंडिपेंडेंस लोगों के पास लैंड तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उस लैंड में जो प्रोडक्शन हो रहा था वो बहुत कम हो रहा था। दैट्स वाई जो प्रोडक्टिविटी निकल के आ रही थी वाज एक्सट्रीमली लो। अब इसके क्या रीजन हो सकते हैं, आप बिल्कुल अच्छे से समझते हो बेटा। क्या उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, क्या इरिगेशन फैसिलिटी थी? सिंचाई की जो व्यवस्था थी, पानी वानी की, नहीं थी। नंबर 2, क्या उस टाइम पे फार्मर्स न्यू टेक्नोलॉजी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इनका कोई यूज करते थे? नहीं सर, कोई फर्टिलाइजर नहीं था, कोई पेस्टिसाइड नहीं थे, जो पेस्ट थे वो क्रॉप को खराब कर देते थे। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो टोटल प्रोडक्शन है वो कम हो रहा था, और टोटल प्रोडक्शन कम हो रहा था, इसीलिए आपकी जो प्रोडक्टिविटी निकल के आ रही थी वो भी बहुत लो निकल के आ रही थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बातें देखी, नोटिस करी, बट उन्होंने कुछ भी इसके लिए स्टेप्स नहीं उठाए। ना उन्होंने कोई न्यू टेक्नोलॉजी दी, ना कुछ करा। उन्हें तो भाई वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की बैंड बजानी थी। उन्होंने बोला भाई हमारी तो कैश क्रॉप उग रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप सेल्फ कंजम्पशन क्रॉप जो उगा रहे हैं उसकी बैंड बजने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज पॉइंट नंबर 3, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी मींस प्रोडक्शन पर हेक्टेयर। प्रोडक्टिविटी मींस प्रोडक्शन पर हेक्टेयर। फॉर्मूला क्या बनता है? प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट अपॉन में टोटल एरिया। कह रहे प्रोडक्टिविटी वाज एक्सट्रीमली लो ड्यू टू, अब क्यों थी? क्योंकि भाई क्या है, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। इग्नोर करते थे फार्मर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। इसके अलावा लैक ऑफ
टेक्नोलॉजी, जैसे आज ट्रैक्टर्स है और न्यू मशीन है, वैसे उस टाइम पे कोई मशीन नहीं होती थी। आगे बढ़ते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 4, लास्ट पॉइंट आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का, दैट इज हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। हाई वल्नरेबिलिटी विच इज ऑल्सो नोन एज अनसर्टेनिटी। सर समझो, पहली बात तो इंडिया मेजॉरिटी तौर पे एम्प्लॉयमेंट पे किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे। मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट इंडिया की एग्रीकल्चर से निकल रही है, रोजगार। और एग्रीकल्चर जो है ना उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन या वल्नरेबल था। वल्नरेबल या अनसर्टेन मतलब जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, चांसेस आर 50-50। दिस इज, इसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी विच इज ऑल्सो नोन एज वल्नरेबिलिटी। मतलब सर समझ नहीं आया। बेटा देखो, मैं एक काम पे डिपेंडेंट हूं एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर पे कितनी इनकम आएगी ये डिपेंड कर रही है रेनफॉल पे। समझो ना, इरिगेशन फैसिलिटी तो है नहीं बढ़िया, इरिगेशन फैसिलिटी की वाट लगी पड़ी है। मतलब मेरा एग्रीकल्चर जिस पे मैं डिपेंडेंट हूं पूरा, वो डिपेंड है रेनफॉल पे। अगर इंद्रदेव प्रसन्न है और दबा के वर्षा कर रहे वर्षा, तो उस केस में आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी होगी, आप खुश हो। अगर इंद्रदेव ड्यू टू एनी रीजन आपसे खफा हो गए और उन्होंने दबा के क्या वर्षा बिल्कुल करी नहीं, तो उस केस में, या एक्सट्रीमली वर्षा कर दी, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, तो उस केस में आपकी क्रॉप प्रोडक्शन खराब हो गई। अगर प्रोडक्शन खराब हो गई पुअर रेनफॉल की वजह से, तो आपका मूड खराब हो गया। मतलब आपकी इंप्लॉयमेंट डिपेंड करी एग्रीकल्चर पे टोटली, और एग्रीकल्चर डिपेंड कर रहा है रेनफॉल पे, जो कि एक अनसर्टेन इवेंट है, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये गड़बड़ है ना भाई। मतलब आपको एग्रीकल्चर, जब आप इतना ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो, तो आपको एग्रीकल्चर को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि वो सर्टेन रहे। इरिगेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि भाई अगर बारिश हो या ना हो, हम वैसे भी कर लेंगे सही। ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं था। तो वो कह रहा है क्या, एग्रीकल्चर वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। और रेनफॉल कैसी होती है? रेनफॉल होती है अनसर्टेन या वल्नरेबल, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो कह रहा है एग्रीकल्चर वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। कह रहा है गुड रेनफॉल का मतलब है गुड प्रोडक्शन, पुअर रेनफॉल मतलब पुअर प्रोडक्शन। तो दिस इज नॉट गुड कि आपका मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही अनसर्टेन है, रेनफॉल पे डिपेंड है, अच्छा होगा नहीं होगा कुछ आइडिया नहीं आपको। तो यहां पे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के चारों पॉइंट डन होते हैं बेटा, मेरे हिसाब से एकदम क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अभी तक हमने क्या करा? सबसे पहले हमने देखा कि इंडिया जो है कॉलोनियल रूल में स्टेगनेंट इकोनॉमी था, लेकिन कॉलोनियल रूल से पहले उसमें कुछ अच्छी बातें थी। नंबर 1, मेजर एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड था। नंबर 2, वो सिर्फ प्रोडक्शन करता था फॉर सेल्फ कंजम्पशन। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, ये याद रखना, बहुत ज्यादा फेमस था। अगला पॉइंट इससे रिलेटेड है, बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रेड करता था एशिया एंड यूरोप की कंट्री में, इंडिपेंडेंट था, सेल्फ रिलायंट था। अगर मैं बात करूं, जैसे ब्रिटिशर आए तो उन्होंने बैंड बजाना स्टार्ट करा कॉलोनियल रूल में, और सबसे पहले उन्होंने बैंड बजाई एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर में बिफोर इंडिपेंडेंस 4 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करा लैंड टेन्योर सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। क्या बोला? लैंड टेन्योर सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। नंबर 2, उन्होंने फोर्स कमर्शियलाइजेशन करा एग्रीकल्चर का। उन्होंने बोला फार्मर को कि आप सेल्फ कंजम्पशन क्रॉप से शिफ्ट लेके कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करो, इसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा इनकम देंगे। बट इंडिको में बहुत लफड़े हुए थे क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को खराब करा था। नंबर 3, यहां पे आता है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा लो थी, एक्सट्रीमली लो थी। सर प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी का मतलब है बेटा प्रोडक्शन पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर के लैंड पे आप कितना प्रोडक्शन करें, दैट इज प्रोडक्टिविटी। और उस टाइम पे प्रोडक्टिविटी वाज एक्सट्रीमली लो ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। फर्टिलाइजर वगैरह आप यूज नहीं करते, पेस्टिसाइड फार्मर यूज नहीं करते, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप यूज नहीं करते, तो प्रोडक्शन तो भाई कम ही होगा, और प्रोडक्शन कम है तो प्रोडक्टिविटी भी कम है। और लास्ट पॉइंट नंबर 4 इज हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी या अनसर्टेनिटी। इसका मतलब कि आप जो है एग्रीकल्चर पे टोटली डिपेंडेंट हो, बट आपका एग्रीकल्चर टोटली डिपेंडेंट है रेनफॉल पे, और रेनफॉल एक अनसर्टेन इवेंट था। अगर अच्छा रेनफॉल है तो प्रोडक्शन अच्छी है, अगर बुरा रेनफॉल है तो प्रोडक्शन बुरी है, विच इज नॉट गुड। तो ये 4 पॉइंट एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको याद रखना है, बिफोर इंडिपेंडेंस या ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, कुछ भी बात रखो। इसी के साथ बेटा पहला हेडिंग एग्रीकल्चर सेक्टर होता है समाप्त। अब आप नंबर 2 डालो, इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल या बिफोर इंडिपेंडेंस, व्हाटएवर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले आई होप आपने जल्दी से नोट कर लिया हो, अच्छे से समझ लिया हो। कोई भी डाउट है बेटा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में पूरे अवेलेबल होंगे, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि प्लीज आप नोट्स मेरे साथ के साथ ही बनाते चलो, बेस्ट वे आउट रहेगा। ठीक है,
चलिए जल्दी से नोट करो, जल्दी से। हाँ जी बेटा, तो यहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर को डन करने के बाद जो सेकंड सेक्टर आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जहां पे बैंड बजाना चाहा, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब आपके दिमाग में आएगा सर देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर पे ब्रिटिशर्स ने बैंड बनाया, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर इज द मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडियन पब्लिक। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की वो क्यों बैंड बजाना चाहता है? क्योंकि आपको पहले सेकंड पॉइंट याद होगा, बिफोर कॉलोनियल रूल, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से जो फिनिश गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्री है, वो बहुत ज्यादा फेमस थी। ना ही सिर्फ इंडिया में तो थे ही थे हैंडीक्राफ्ट, इसके साथ साथ वो बहुत एक्सटेंसिव ट्रेड कर रही थी एशिया एंड यूरोप पे, अगर आपको याद हो। इसका मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इतना स्ट्रांग था, इतना अच्छा था, क्वालिटी वाइज एंड अदर चीजों वाइज इतना फेमस था कि इंडिया में उसकी डोमेस्टिक डिमांड तो थी साथ में इंटरनेशनल डिमांड भी थी, और इंडिया बहुत ह्यूज लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहा था फिनिश गुड को। तो ब्रिटिशर्स को एग्रीकल्चर के बाद जो सेकंड चीज दिमाग में आई, वो उन्होंने ये सोचा कि हम इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेकार करेंगे। अब इसको बेकार करने के दो बेनिफिट देखो सबसे ज्यादा। पहली बात, जब हम इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देंगे या उसे डिक्लाइन या फॉल करवा देंगे, तो इंडिया के लिए तो वो बेकार है, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए अपने आप में अच्छा है, क्योंकि उन्हें इंडिया को वीक ही करना था, तभी तो वो सही से रूल कर पाएंगे। तो जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर को वीक करा, वैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में उन्होंने सबसे पहला फोकस ये रखा कि हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ब्रेक कर देंगे। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ब्रेक करने के बाद उनका जो सेकंड इंटेंशन था वो ये था कि भाई जैसे ही हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को खराब कर देंगे, तो इंडिया की जो डिमांड है और जो इंडिया बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। हैंडीक्राफ्ट गुड्स जैसे बेकार हुआ, इंडिया में जो गुड्स की डिमांड है, लोग कह रहे हैं भाई हमें चाहिए, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर तो बेकार हो गया, अब वो कर नहीं पाएंगे सप्लाई, ना ही वो बाहर सप्लाई कर पाएंगे। तो एट लास्ट वो जो मार्केट है वो पूरी खाली हो जाएगी फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, और ब्रिटिशर्स इंडिया में भी अपने प्रोडक्ट बेचेंगे, साथ के साथ जहां जहां पे इंडिया एक्सपोर्ट करा था वहां पे अब ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट करेंगे। तो उनके दिमाग में एक बहुत प्रॉफिट को इंक्रीज करने की स्ट्रैटेजी आई कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेकार करते हैं, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को छेड़ने के चक्कर में उन्होंने कुछ चीजें करी, वो आपको याद रखनी है बेटा। 3 पॉइंट्स मेजर है, वैसे मल्टीपल पॉइंट्स है, बट 3 पॉइंट लगाओ। इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, पॉइंट नंबर 1 है डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से देखना, आपको इसमें ये स्टार बना लेना। सेकेंड पॉइंट है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार बना लेना जरूर इंडिविजुअली। और बाकी थर्ड पॉइंट है अदर पॉइंट, जो छोटे मोटे पॉइंट्स है एक्स्ट्रा। तो फर्स्ट, सेकंड और फिर अदर पॉइंट्स में मल्टीपल पॉइंट्स है। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उन्होंने डिक्लाइन करा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, क्योंकि आपको पता है इंडिया वॉज वेरी फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो उन्होंने स्ट्रैटेजी ये लगाई कि हम इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन करेंगे। डिक्लाइन करके बेनिफिट क्या होगा? पहला बेनिफिट यह है कि इंडिया की मार्केट खराब हो जाएगी, दूसरा बेनिफिट यह है कि ब्रिटिशर्स के लिए मार्केट ओपन हो जाएगी, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है। चलिए, तो यहां पे उन्होंने सबसे पहले बोला कि ड्यू टू कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब समझो, हैंडीक्राफ्ट को ब्रेक करने के लिए, उसे फॉल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने मशीन मेड प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए। सर मशीन मेड प्रोडक्ट्स का मतलब है वो प्रोडक्ट जो मशीन से बन रहे हैं। सर उससे फायदा क्या होगा? बेटा मशीन से जो प्रोडक्ट बनते हैं, पहली बात उनकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम आती है, कॉस्ट कम होती है। दूसरी बात, मशीन से प्रोडक्ट बनाने में जो टाइम है वो बहुत कम लगता है। ये दो अल्टीमेट बेनिफिट थे। कंज्यूमर को बहुत जल्दी गुड्स मिल रहा था, साथ ही के साथ जो प्राइस था वो बहुत कम था, क्योंकि मशीन मेड प्रोडक्ट जो होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में बना रहे थे, तो कॉस्ट पर यूनिट कम लग रही थी। इसका बेनिफिट कंज्यूमर को लग रहा था, जल्दी मिल रहा है सामान सस्ता मिल रहा है, तो हर एक कंज्यूमर हैंडीक्राफ्ट को छोड़ के कहां जाएगा? मशीन मेड प्रोडक्ट, ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट पे जाएगा। तो पहला पॉइंट इज उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन करा। डिक्लाइन करने के लिए उन्होंने क्या करा? उन्होंने कंपटीशन मशीन मेड प्रोडक्ट से करवा दिया। मतलब ब्रिटिशर्स ने मशीन मेड प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करा जो कि कम कॉस्ट लगाते थे, कम टाइम लगाते थे। इसी के साथ साथ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, उन्होंने टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक्निक अपनाई। क्या करा? टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हैंडीक्राफ्ट को डिक्लाइन करने के लिए
उन्होंने टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक्निक को यूज करा, जिसमें दो पर्सपेक्टिव में काम करना था। पहला पर्सपेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उन्होंने कन्वर्ट करा इंडिया को एज सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल ओनली। पहला पॉइंट, कन्वर्ट करा इंडिया को सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल ओनली, और दूसरा डेवलप करा इंडिया को एज मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट। मतलब उन्होंने अपनी दिमाग में स्ट्रैटेजिकली ये चला कि आप हैंडीक्राफ्ट को फॉल करवा दो, हैंडीक्राफ्ट बेकार है, हैंडीक्राफ्ट को खराब करो, आप सिर्फ कैश क्रॉप प्रोड्यूस करो। एग्रीकल्चर में याद है आपको, अभी हमने पढ़ा कि फोर्स कमर्शियलाइजेशन में उन्होंने बोला था आप कैश क्रॉप यानी कॉटन, जूट और इंडिगो लगाओ। अब कॉटन, जूट, इंडिगो प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम इंडिया से कॉटन, जूट, इंडिगो का रॉ मटेरियल उठा लेंगे। तो इंडिया का सिर्फ एक काम है, उसे फिनिश गुड नहीं बनाने, उसे सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना है सिर्फ, और वो रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स लेकर जाएंगे अपनी इंडस्ट्री में, वहां से फिनिश गुड्स बनाएंगे, और वो फिनिश गुड्स को बेचने के लिए वो वापस इंडिया में हाई प्राइसेस पे बेचेंगे। तो टू फोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है पहले इंडिया को कन्वर्ट करना है कि इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल ही सप्लाई करे, मतलब वो कॉटन से खुद कॉटन शर्ट ना बनाए, वो उस कॉटन को प्रोड्यूस करे, कॉटन को भेज दे बाहर। तो कन्वर्ट करें इंडिया को सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड टू फोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या है कि जैसे ही फिनिश गुड ब्रिटिशर्स ने बना लिया, तो ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया में उसकी मार्केट बन जाए। मार्केट मतलब अगर ब्रिटिशर्स को अपने फिनिश गुड बेचने हैं महंगे प्राइसेस पे, तो वो इंडिया के बेचेंगे। ये था टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। फिर से रिपीट करो, पहला हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्योंकि फेमस था तो उसे डिक्लाइन करना था। डिक्लाइन करने के लिए उन्होंने कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स करा, जो कॉस्ट और टाइम सेव करते थे, तो कंज्यूमर काफी अट्रैक्ट हुए। दूसरी चीज उन्होंने टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा, जहां पे इंडिया से वो सिर्फ रॉ मटेरियल लेंगे सस्ते प्राइसेस पे और फिनिश गुड्स बना के महंगे प्राइसेस पे वापस से ही इंडिया में बेचेंगे। चलिए बेटा, अब आते हैं सेकंड पॉइंट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना। एग्रीकल्चर में लैंड टेन्योर सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, और इंडस्ट्रियल में डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, देखो बेटा, टैरिफ मतलब होता है टैक्स, टैरिफ पॉलिसी मतलब टैक्स से रिलेटेड पॉलिसी, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है? भेदभाव। तो आप अगर टेक्निकली देखो तो यहां पे वो जो है भेदभाव करेंगे टैक्स की पॉलिसी में। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी मतलब टैक्स से रिलेटेड जो पॉलिसी है उसमें भेदभाव होगा। सर किस तरीके का भेदभाव? सिर्फ 3 बातें याद रखनी है बेटा। कितनी बातें? सिर्फ 3 बातें। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के लिए। पहला, अगर इंडिया कोई भी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा, अगर इंडिया, फिर से बोल रहा हूं, अगर इंडिया कोई भी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा तो किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 100 रुपए का कॉटन इंडिया बेच रहा है, कोई टैक्स नहीं। उनको कितने का पड़ेगा? 100 रुपए का। उनका बेनिफिट है, इससे उन्हें रॉ मटेरियल में क्योंकि टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा, रॉ मटेरियल सस्ता होगा। दूसरा, अगर इंडिया कोई भी इंपोर्ट करेगा फिनिश गुड्स का फ्रॉम ब्रिटेन, अगर इंडिया इंपोर्ट करेगा फिनिश गुड्स का ब्रिटेन से, वो भी टैक्स फ्री है। मतलब 100 रुपए की जब कॉटन भेजेगा रॉ, तो रॉ मटेरियल बाहर जा रहा है, कोई टैक्स नहीं है, 100 रुपए का पहुंचा। उन्होंने फिनिश गुड बनाया, 500 रुपए की शर्ट बन गई, 500 रुपए की शर्ट इधर है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, 500 की शर्ट इधर मिलेगी। इससे क्या होगा? यहां पे टैक्स नहीं लगा, तो इंडिया में गुड के प्राइस कम रहे, कम रहे तो डिमांड क्या करेंगे? ज्यादा। तो ब्रिटिशर्स की गुड्स की डिमांड बढ़ गई। आप देख रहे हो उनका मैनिपुलेशन, देख रहे हो। पहला उन्होंने बोला अगर इंडिया एक्सपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल टैक्स फ्री, इंडिया इंपोर्ट करेगा फिनिश गुड्स टैक्स फ्री। लेकिन थर्ड पॉइंट, अगर इंडिया अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट करेगा फिनिश गुड्स, नॉट रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट करेगा फिनिश गुड्स, तो उसमें उन्होंने हेवी टैक्स लगा दिया। मतलब अगर इंडिया को फिनिश गुड बेचना है, कॉटन से उन्होंने शर्ट बना ली, अब शर्ट को बाहर बेचना है, तो 200 रुपए की शर्ट है, आप बेच लो। 200 रुपए की शर्ट में 400 रुपए टैक्स, 200% टैक्स, और बाहर पड़ेगी कितने की? 600 की। तो पहली बात तो बेटा 200 रुपए की शर्ट ही महंगी है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट में कॉस्ट ज्यादा होती है, टाइम ज्यादा लगता है। ऊपर से जब वो टैक्स और इतना इंक्रीज कर देंगे, तो बाहर क्या कोई बंदा उसे अफोर्ड कर पाएगा? आंसर इज नो। तो बाहर से कोई डिमांड ही नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की वाट लग जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में आपको सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं। उन्होंने टैक्स सिस्टम में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करे थे। कैसे मैनिपुलेशन? 3 बातें। अगर इंडिया एक्सपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल टैक्स फ्री। नंबर 2, अगर इंडिया इंपोर्ट करेगा फिनिश गुड्स ब्रिटेन से टैक्स फ्री। लेकिन अगर इंडिया एक्सपोर्ट करेगा फिनिश गुड्स, तो उसमें लगा दिया हेवी टैक्स। क्या लगा दिया? हेवी टैक्स। बेटा देख लो डायग्राम के, उससे मैंने बता दिया।
और एरोज पे प्लीज गौर कर लेना। पहले इंडिया एक्सपोर्ट करा रॉ मटेरियल टैक्स फ्री, फिर इंडिया इंपोर्ट करा है फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, दिस इज ऑल्सो टैक्स फ्री। लेकिन अगर इंडिया एक्सपोर्ट करेगा वो भी फिनिश गुड्स, एक्सपोर्ट करेगा वो भी फिनिश गुड्स, तो उस पर लगा दिया बेटा हाई टैक्स। इस तरीके से जब एक्सपोर्ट टैक्स फ्री हो रहा है तो इनके लिए इन्हें मिलेगा चीप रॉ मटेरियल, ये इनका बेनिफिट। जब इंपोर्ट टैक्स फ्री हो रहा है फिनिश गुड्स का, तो यहां पे प्राइस ऑफ ब्रिटिश गुड्स कम होगा, जिसकी वजह से ब्रिटिश गुड्स की जो डिमांड है इंडिया में वो ज्यादा होगी। तो यहां से भी बेनिफिट, यहां से भी बेनिफिट। और यहां पे क्योंकि हैवी टैक्स है तो इंडिया के जो गुड्स है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, इंडियन गुड्स का प्राइस क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो उनकी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में उनकी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, कम। तो आप देखो हर तरीके से लपेट रहे हैं इंडिया को और कुछ नहीं है। समझ लो मेरी बात। तो फर्स्ट पॉइंट डिक्लाइनिंग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सेकंड पॉइंट डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, थर्ड पॉइंट से आप स्टार्ट करिए बेटा। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप देखोगे बहुत सिंपल पॉइंट है। सबसे पहला है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स, मैंने पहले ही बता दिया। टाइम जो है वो कम लगता है, कॉस्ट जो है बनाने की वो कम लगती है, तो हर बंदा ऐसे ही प्रेफर करा था। तो यहां पे इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो इस तरीके से ब्रेक हुई। सेकंड कह रहे हैं लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है बेटा, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मतलब होती है वो इंडस्ट्रीज जो कैपिटल गुड्स को बनाती है। सर मतलब देखो, ब्रिटिशर्स यूज कर रहे हैं मशीनरी प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इंडिया भी तो मशीनरी वाली, जो एक इंडिया भी मान लो कपड़े बनाने की मशीन बना दे और वो मशीन से कपड़े बन रहा है धनाधन, इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बेटा इंडिया के पास ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं थी जो उस मशीन को बना पाए जो कपड़े बना सकती है। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का मतलब है वो इंडस्ट्रीज जो कैपिटल गुड्स को बनाती है। कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी हो गए, प्लांट्स हो गए, जो फर्दर और गुड्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहां पे इंडिया के पास लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी। नंबर 3 जो है दैट इज चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। अब जैसे ब्रिटिशर्स लोग आए तो ब्रिटिशर्स लोग के आने से ना आपको पता होगा इंडिया में वेस्टर्न कल्चर आ गया। अब जो हैंडीक्राफ्ट वाला है उसे तो भाई 1 डिजाइन 2 डिजाइन 10 डिजाइन बनाने आते होंगे। मान लो जीन्स है, अब जीन्स में उसे 10 तरह की जीन्स बनानी थी मैक्सिमम। लेकिन जैसे वेस्टर्न कल्चर आया तो आप देख रहे होंगे बेटा पैंट जो है वो पहले भाई एक टाइम था जब बिल्कुल ऐसे चिपकी हुई थी, फिर एक टाइम था भाई पैंट पूरी फाड़ दी थी, अब एक स्टेज आ रही है जब बैगी पैंट चल रही है, थोड़ा ऐसे स्ट्रीट स्टाइल जैसे बोलते हैं। तो ये क्या है, ये पैटर्न ऑफ डिमांड में चेंज है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इस डिमांड के पैटर्न को अडेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो हैंडीक्राफ्ट है भाई उन्हें 2 4 10 डिजाइन बनाने आते हैं। अब मशीन ऐसी है, मशीन में कुछ भी आप सेटअप कर दो, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी डिजाइन बना देगी। तो यहां पे जो डिमांड का पैटर्न है वो चेंज हुआ और उस पैटर्न को हैंडीक्राफ्ट अडॉप्ट नहीं कर पाई और ब्रिटिशर्स उसे अडॉप्ट करके वेस्टर्न कल्चर उनका ही था। तो यहां पे डिमांड में भी चेंज आने लगता है। इस चक्कर में हैंडीक्राफ्ट के लिए एक और बेकार बात। लास्ट पॉइंट दैट इज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ रेलवे। अगर आपको बताओ बेटा जो रेलवे है वो ब्रिटिशर्स ने ही हमारे लिए इंट्रोड्यूस करा, लेकिन जब रेलवे आया था 1800s में, करीब अराउंड 1850s में आया था, और उस टाइम पे रेलवे का जो बेनिफिट है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स उठाते थे। मतलब उस टाइम पे रेलवे ऐसा नहीं था जैसा आज है, जैसे कोई भी टिकट कटा के घूम लो, ऐसा नहीं था। वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के एक्सक्लूसिव बेनिफिट के लिए था। मतलब उनको रॉ मटेरियल ले जाना है, उन्हें अपनी आर्मी को ले जाना है। हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पॉइंट में, बट अभी के लिए आप इतना याद रखो, रेलवे सिर्फ ब्रिटिशर्स के यूज के लिए होता था। अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रेलवे से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी डिलीवरी करनी है तो वो डिलीवरी बड़ी क्विक हो जाती थी। लेकिन हमारे लिए क्या होता था, पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो गुड्स को बनाने में टाइम लगाती थी, प्लस जब डिलीवरी की बात आती थी, दिल्ली से मुंबई डिलीवर करना है, तो बेटा वो बैलगाड़ी, हाथ गाड़ी, इन सब का यूज कर रहे हैं जिसमें 10-10 5-5 दिन लग रहे हैं। तो यहां पे एक और ड्रॉबैक आ गया कि आप पहले तो बना लेट में रहे हो, फिर आप डिलीवर भी लेट में कर रहे हो। लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ जल्दी बन रहा था मशीन मेड प्रोडक्ट से। दूसरा उनके पास क्योंकि रेलवे था तो वो डिलीवरी भी ऑल ओवर इंडिया बहुत क्विक कर रहे थे। तो हमारे पास एक और ड्रॉबैक आ गया, दैट इज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ रेलवे सिंस यूज रेलवे का जो यूज है फॉर बेनिफिट्स ऑफ ब्रिटिशर्स ओनली होता था। तो ये मल्टीपल पॉइंट्स है इंडस्ट्रियल सेक्टर के। आई होप आपको क्लियर हो बेटा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आज की क्लास में, आज के इस सेशन में हमने सबसे पहले देखा इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, कॉलोनियल रूल में थी, स्टेगनेंट थी। लेकिन कॉलोनियल रूल में से पहले इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। जैसे हमने देखा उसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत एग्रीकल्चर डिपेंडेंट था, बहुत अच्छे लेवल पे, फेमस थी हैंडीक्राफ्ट के लिए, सेल्फ कंजम्पशन प्रोडक्शन होती थी,
एक्सटेंसिव ट्रेड था एशिया एंड यूरोप पे, और इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ रिलायंट थी। लेकिन जैसे ब्रिटिश लाए तो उन्होंने मल्टीपल स्टेजेस में इंडिया की बैंड बजाई। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाए। वो रिफॉर्म्स क्या थे? नंबर 1, लैंड टेन्योर सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। नंबर 2, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जहां पे उन्हें फोर्सफुली या एक्स्ट्रा प्राइस देके सेल्फ कंजम्पशन से कन्वर्ट करा कैश क्रॉप्स उगाने में। नंबर 3, प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो, क्योंकि इरिगेशन नहीं था, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वाली फैसिलिटी नहीं थी। नंबर 4, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब रेनफॉल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। फिर सेकंड सेक्टर की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काफी रिफॉर्म्स लाए। सर कैसे रिफॉर्म्स? इंडस्ट्रियल सेक्टर में नंबर 1, डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिनमें उसने 2-fold डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। नंबर 2, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, याद रखेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल टैक्स फ्री, इंपोर्ट करेंगे फिनिश गुड्स टैक्स फ्री, लेकिन अगर एक्सपोर्ट करेंगे फिनिश गुड्स को इंडिया तो उसमें हेवी टैक्स लगा दिया। और लास्ट फिर अदर पॉइंट्स है, पैटर्न ऑफ डिमांड में चेंज आया, रेलवे का नेगेटिव इफेक्ट, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स और लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। ये मल्टीपल पॉइंट्स अभी तक हमने देखे हैं। आज के पार्ट 1 में, ये चैप्टर यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट है, और इस फर्स्ट पार्ट में हमने जो है मेजर तौर पे चैप्टर डन कर लिया। हाफ 50-60% चैप्टर डन हो चुका है। बेटा अगले सेशन में पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम होपफुली पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो मैंने बताया था आपको 1 शॉट, कोशिश ये रहेगी 1 शॉट, बट मेरे को पता है मैं ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना चाहता। 1 आवर अप्रोक्सीमेटली हर वीडियो रहेगी, और 1 आवर में कोशिश करूंगा चैप्टर डन हो जाए, या नहीं भी हो तो 1 आवर के 2 सेशन में डन हो जाए। कुछ चैप्टर्स बड़े हैं तो उनमें 2 सेशन लग जाएंगे, कुछ चैप्टर जो छोटे जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, उनमें एक सेशन में काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हमेशा इतना ही डन रखेंगे। आपसे मिलते हैं बेटा अगले सेशन में, तब तक आप यहां तक अच्छे से करिए। कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करो, और इस पूरे चैप्टर के जो नोट्स है और सारे चैप्टर के नोट्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं आपसे।